वाकया एनएफओ में आज हम बात करने वाले हैं वाइट ओक के एक नई स्कीम की। वाइट ओक कैपिटल की इस स्कीम का नाम है वाइट ओक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। अब ये इक्विटी कैटेगरी की एक थीमेटिक फंड होने वाली है और जैसा कि इसके नाम में हम देख रहे हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, यानी ये साफ तौर पर बाजार के स्पेशल इवेंट्स में, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में कमाई के मौके निवेशकों के लिए ढूंढने वाली है। और इस पर इसके अगर हम डिटेल्स देखें तो इस तरह से है, ये 15 मई को खुला है, 29 मई को बंद होगा। रिस्क प्रोफाइल इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें हम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश देख रहे हैं। 80 से 100% तक का निवेश जो है वो इक्विटी फोकस्ड, इक्विटी पर रहने वाला है और कुछ एलिमेंट्स आपको डेट और रीट और इन्वेट के दिख सकते हैं। मिनिमम निवेश इसमें 500 रुपए का रहने वाला है। इसका बेंचमार्क होगा S&P BSE 500 TRI इंडेक्स। ये एक इक्विटी स्कीम रहने वाली है। लेकिन ये क्यों है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, कैसे ये अपॉर्चुनिटी देगी कमाई का, और इस स्कीम में क्या खास वाइट ओक कैपिटल लेकर आई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जैन, को-हेड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी वाइट ओक कैपिटल से। मनोज, थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। सो वाइट ओक कैपिटल हमेशा से ही कुछ यूनिक लाने की कोशिश करते रहते हैं और जब भी मैं आपके CEO आशीष सोमैया जी से बात करती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है और मुझे लगता है ये जो आप लोग की स्कीम है ये टोटली इस बात को फॉलो कर रही है। सो प्लीज टेल मी मनोज कि आपकी स्कीम में क्या मिलने वाला है, एंड आप जब इसे कहते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, तो क्या है इसमें स्पेशल अपॉर्चुनिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? पहले तो शुक्रिया प्रियंका जी इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। तो जैसे आपने बताया कि नाम में ही स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज के तलाश में हैं जो किसी स्पेशल सिचुएशन की वजह से क्रिएट होती है। अब ये स्पेशल सिचुएशन जो होती हैं वो यूनिक इवेंट्स हैं जो किसी सेक्टर या कभी कभी पूरी इकोनॉमी या किसी स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो काफी सारे सेक्टर्स पे अलग अलग प्रभाव पड़ा, कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर पे भी, फाइनेंशियल सेक्टर पे भी। इसी तरह से जब कोविड आया तो पूरी इकोनॉमी ही के ऊपर इम्पैक्ट आया। काफी सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को के ऊपर असर डालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई मर्जर एक्विजिशन होता है, डीमर्जर होता है, डीलिस्टिंग होती है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रिकॉल हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट पे चेंज हो जाता है, या कोई की पर्सन उस कंपनी का छोड़ के चला जाता है, या ब्रांड के ऊपर सवाल आने शुरू हो जाते हैं। इन सब और बहुत सारी चीजें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे रेगुलेशन कोई चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होता है, कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है, वॉर होता है। ये सब इवेंट, इसके जैसे बहुत से और इवेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं किसी सेक्टर या किसी स्टॉक के ऊपर। तो हमारी क्या कोशिशें हैं, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड अक्रॉस ऑल दी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जहां पे किसी इवेंट के होने के बाद, अब जैसे मैंने आपको बताया इवेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए कोई नेगेटिव इवेंट हुआ, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि कोई इवेंट हुआ, जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट में रिकॉल हो गया, प्रॉब्लम आई। अब इस रिकॉल की वजह से उस कंपनी के जो कैश फ्लो हैं शायद अस्थायी रूप से 5% गिर जाने चाहिए, बट मार्केट ने ओवर रिएक्शन किया और उस कंपनी का स्टॉक प्राइस 20% गिर गया। तो क्या हुआ, उस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपनी फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चला गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई हम जैसे एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए कि भाई अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल है, बट मार्केट ने थोड़ा ओवर रिएक्शन किया है, सस्ते दामों पे मिल रहा है, खरीद लो। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ बिफोर आई हैंड इट ओवर अगेन टू बैक टू यू, कि कोई पॉजिटिव इवेंट होता है। मान लीजिए कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करी, जो कि काफी पॉजिटिव था मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए। और स्पेसिफिकली आप रिसर्च करके कुछ ऐसी कंपनियां ढूंढ सकते हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए इवेंट, और जिसकी वजह से इस पॉलिसी डेवलपमेंट की वजह से आने वाले सालों में उनका कैश फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। बट मार्केट ने इस चीज को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया और शायद स्टॉक प्राइस 10 या 12% ही अप है, जबकि कैलकुलेशन कहती है कि स्टॉक प्राइस को तो 50% अप हो जाना चाहिए, जिस तरह के कैश फ्लो अभी बढ़ जाएंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या वेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक बहुत बढ़ गई है, फंडामेंटल वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बट प्राइस इतना नहीं बढ़ा। तो अगेन एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे स्टॉक में एंटर हो सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी इसकी तलाश में प्रियंका जी।
ओके ये अपॉर्चुनिटीज़ आपने बहुत अच्छे से बताई मनोज। मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुझे टेंशन इस बात की होती है जो नेगेटिव न्यूज़ को आप लोग जो है वहाँ पर भी एक आप लोग उसको भी प्ले करेंगे और उस पे भी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे ना। नेगेटिव न्यूज़ कभी कभी जो है वो एकदम इक्विटी में स्पेशली काफ़ी बुरा असर और बहुत लंबे समय तक उस पर डाल सकती है। तो डाउनसाइड रिस्क को कवर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है प्रियंका जी। तो हम हमेशा कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई स्पेशल सिचुएशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारे फंड का नाम है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा स्पेशल सिचुएशन में ही रहते हैं। तो आप उनको आज चीप वैल्यूएशन पे बाय करो, अगले साल चीपर वैल्यूएशन पे आप अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमारे पास इन हाउस फॉरेंसिक टीम है, तो जिसका काम ही ये है। तो आपको जैसे कि पता ही है प्रियंका जी, वाइट ओक में हमारे पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिसर्च की टीम है जो कि वेरियस सेक्टर्स को, 1000 से ज्यादा कंपनीज हमारी यूनिवर्स में है, हम ट्रैक करते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं कंपनीज में कंफर्टेबल है इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे हम फंडामेंटली बिजनेस को लेके, मैनेजमेंट को लेके कंफर्टेबल हैं। अब अगर वो कंपनियां, अब क्या होता है, अगर बहुत अच्छी कंपनी है आपको सस्ते दामों में नहीं मिलती, बट ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, एक अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते दामों में मिलती है तो इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। आप वो बिजनेस जो अदरवाइज भी खरीदना चाहते हो, थोड़ा और सस्ते दामों में मिल रहा है क्योंकि मार्केट ने ओवर रिएक्शन किया है, तो इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है, ऐसा हमारा मानना है। ओके सो मतलब फंडामेंटल्स जो हैं वो आप लोग बहुत क्लोजली वॉच करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो हैं वो एक तरह से इसका आधार होगा, बेस होगा। अनदर थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू मनोज कि ये तो आपने हमें बताया कि भाई किस तरह से आप लोग इस पर काम करेंगे, बट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे? क्या ये लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के पर ही आप लोग फोकस करेंगे क्योंकि रिस्क को भी कम करना एक चुनौती रहेगी, या हमें ये मिक्स देगा? इसमें आप लोग किस तरह के इक्विटी शामिल करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन के लिहाज से? तो प्रियंका जी, हम इस फंड के अंदर अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तीनों ही सेगमेंट में हम अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। अब कितना प्रतिशत लार्ज कैप होगा, कितना प्रतिशत स्मॉल एंड मिड कैप होगा, ये डिपेंड करता है कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अंतराल में हमको कितनी अपॉर्चुनिटी किस सेगमेंट में मिली। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये स्कीम में ज्यादातर पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड हो? ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कि 50% लार्ज कैप हो जाए, 50% स्मॉल एंड मिड कैप हो जाए, कि स्मॉल एंड मिड कैप में इतनी गिरावट आ गई है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि हमको लगता है कि यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा बनाया जा सकता है, निवेशकों के लिए गुंजाइश ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये फ्लेक्सी कैप स्कीम है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ पे अंडरलाइन थीम है स्पेशल सिचुएशन। ओके, अंडरलाइन थीम स्पेशल सिचुएशन। मनोज ने बताया कि भाई ये फ्लेक्सी कैप की तरह ही एक तरह से काम करेगी जहाँ तक कैपिटलाइजेशन की बात है। वीरल, अब मैं आपका व्यू लेना चाहूँगी इस फंड पर एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। आप वाइटो के इस तरह के एक स्कीम को किसी पोर्टफोलियो में, किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कहाँ देखते हैं, इसकी जगह कहाँ देखते हैं? अगर वो ऑलरेडी, मान लीजिए कि वो फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहा है, वो ऑलरेडी लार्ज कैप में निवेश कर रहा है, देन वेयर डू यू सी, क्या उसे फिर इस तरह की स्कीम में निवेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर उसे कैसे प्लेस करना चाहिए? श्योर प्रियंका, देखिए, जैसे ये बता रहे थे, ये स्पेशल सिचुएशन फंड है। तो डेफिनेटली जो नए निवेशक होंगे, उनको अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी तो उनके लिए ये ऐसे फंड्स एडवाइजेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ अ फंड है, जहां पे आपको उनको समय भी देना होगा। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे वैसे वो अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। और अगर मैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस, कुछ और भी स्पेशल सिचुएशन फंड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनके परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत काफी अच्छे दिखेंगे और लुक्रेटिव लगेंगे आपको कि मैं उसको निवेश करूं उसमें। बट हाँ, अगर आपने आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और 5-10% जितना एक्सपोजर ऐसे काइंड ऑफ फंड्स में आपको लेना है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बट आपका जो पोर्टफोलियो है नया है, नया बिल्ड करना है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये सुझाव दूंगा कि आप लिए, अगर आपने 5 साल 7 साल 10 साल से आप निवेश करते आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में,
तो ऐसे काइंड ऑफ फंड्स आप आपके पोर्टफोलियो में बिल्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं और रख सकते हैं। ओके तो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए विरल को लग रहा है कि ये राइट फिट होता है। योर व्यू ऑन दैट मनोज, आपको क्या लगता है? टाइम होराइजन आप कितना, आपको लगता है कितने टाइम होराइजन के लिए आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे इसमें निवेश करें? किन बातों का ख्याल रखेंगे? और कुछ आप हमें बताना चाहेंगे इसके कुछ रिस्क, या फिर मैं कहूँ कि कुछ ऐसी बातें जो आपको निवेश करने के पहले जाननी चाहिए? सहमत हूँ कि जो फर्स्ट टाइम इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशक है, मेरा भी ऐसा मानना है कि कैटेगरीज लाइक लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, दीज आर द बेटर कैटेगरी टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद। ये फंड किन निवेशकों को कंसिडर करना चाहिए? तो अज्यूम करते हैं कि ऐसा निवेशक है जो काफी सालों से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेशित है, या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेशित है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेशित है, और एक और स्कीम ऐड करना चाहता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। I think this fund is an apt option for any existing flexi cap, multi cap, large and mid cap investor looking to add one more scheme in their portfolio. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए, जिस तरह की इसकी थीम है, हम इस तरह की कंपनीज में निवेश करने वाले हैं जो कि कहते हैं कॉन्ट्रेरी टू मार्केट बिलीफ है, यानी कि नॉन कंसेंसस है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए, कि आप ऐसी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं जो किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से मार्केट को लगता है कि भाई इसके कैश फ्लो तो बहुत सालों तक इम्पैक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत नीचे करेक्ट हो गया है। बट आपका एनालिसिस कहता है कि भाई ये तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अस्थायी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। या काफी साल से स्टॉक नहीं चला था, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ऑर्डर बुक आने वाले सालों में कंपनी को मिलेगा, लेकिन मार्केट क्योंकि काफी सालों से स्टॉक चला नहीं, तो मार्केट अभी भी डाउट कर रही है कि भाई ये तो अभी भी नहीं चलेगा, थोड़ा रुक के देखते हैं। तो स्टॉक को 100% बढ़ जाना चाहिए था, बट स्टॉक शायद 10% बढ़ा है। इन दोनों सूरतों में आप क्या कर रहे हो, मार्केट कंसेंसस से अलग व्यू ले रहे हो, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो कॉन्ट्रेरी अप्रोच से बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो इस तरह के फंड होते हैं स्पेशल सिचुएशन कैटेगरी के अंदर, उनकी जो टॉप 10 होल्डिंग होती है वो बहुत अलग होती है एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड से, या इनफैक्ट बेंचमार्क से भी। Hence, it become very good option for anybody looking to diversify their portfolio within equity. So existing investors looking to add another equity mutual fund, अगर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का निवेशक है एक और फ्लेक्सी कैप ऐड करता है, तो काफी हद तक पोर्टफोलियो ओवरलैप कर जाता है और डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो हाँ, नए निवेशकों को वही सजेशन है, विरल जी ने कहा फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कस करके। बट अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, इस तरह के फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देते हैं। लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जैसे प्रियंका जी ने भी कहा, तो इससे भी मैं एग्री करता हूँ। ओके, सो स्पेशल सिचुएशन फंड है ये एक, और वाइटो कैपिटल कह रहा है कि भाई ये जो है आपके लिए एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में ला सकता है, और डेफिनेटली इक्विटी है तो हमेशा ये लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मनोज, आपने टाइम निकाला। बेस्ट ऑफ लक विद दिस न्यू स्कीम एंड मोर टू फॉलो। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ओके, सो वाकया एनएफओ में वाइटो के इस फंड को हम एनालाइज कर रहे थे। अगर इससे जुड़े कुछ सवाल हों तो आप हमें आगे के शो में ज़रूर भेजिएगा। वाइटो के मैनेजमेंट को हम फिर लेकर आएंगे, पर वाकया एनएफओ में ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड पर हो रही थी बात।